अध्याय 20 लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का आग्रह। हैरी और रॉन की सोमवार को सुबह सुबह ही अस्पताल से छुट्टी हो गई। मैडम पॉम्फ्री के इलाज से वे बिल्कुल ठीक हो चुके थे। बेहोशी और जहर की इन घटनाओं से सबसे अच्छा लाभ यह हुआ था कि हरमाइनी की रॉन से दोबारा दोस्ती हो गई। हरमाइनी उनके साथ नाश्ता करने भी गई और उसने उन्हें यह खबर सुनाई कि जिनी की डीन से लड़ाई हो गई थी। हैरी के सीने में सोए हुए जानवर ने अचानक अपना सिर उठा लिया और उम्मीद से सूंघने लगा। उनकी लड़ाई किस बारे में हुई? उसने अपनी आवाज सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। जब वे 7वीं मंजिल के वीरान गलियारे में मुड़े, वहां बस एक बहुत छोटी लड़की थी जो दैत्यों की दीवारदरी को देख रही थी। 6th ईयर के विद्यार्थियों को देखकर वह दहशत में दिखने लगी और उसके हाथ से पीतल का भारी तराजू छूट गया। कोई बात नहीं, हरमाइनी ने उसकी मदद करते हुए कहा। यह लो। उसने अपनी छड़ी से टूटे हुए तराजू को ठोका और बोली, मरम्मतो। लड़की ने धन्यवाद तक नहीं कहा, बल्कि उसी जगह पर स्थिर खड़ी रही और उन्हें जाते तथा ओझल होते देखती रही। रॉन ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। फिर वह बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब लड़कियां दिनों दिन ज्यादा छोटी होती जा रही हैं। अभी उसकी चिंता मत करो, हैरी ने थोड़ी अधीरता से कहा। जिनी और डीन में किस बात पर झगड़ा हो गया, हरमाइनी? हरमाइनी बोली, ओह, डीन इस बात पर हंस रहा था कि मैगलेगन ने तुम पर पहलवान मारा था। यह जरूर मजेदार दिखा होगा, रॉन ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा। यह जरा भी मजेदार नहीं था, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। यह तो भयंकर था। अगर कूट और पिक्स हैरी को बीच में नहीं पकड़ लेते तो वह बहुत बुरी तरह घायल हो सकता था। लेकिन देखो, इस बात पर जिनी और डीन को हमेशा के लिए अलग होने की जरूरत नहीं थी। हैरी ने अब भी अपनी आवाज सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। या वे अभी एक साथ हैं? हाँ, वे एक साथ है, लेकिन तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? हरमाइनी ने हैरी की तरफ तीखी निगाह डालते हुए कहा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी क्विडिच टीम का तालमेल एक बार फिर बिगड़ जाए, उसने जल्दी से कहा। लेकिन हरमाइनी इसके बाद भी उसे संदेह से देखती रही। हैरी को बड़ी राहत मिली जब उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हैरी। इससे उसे पीछे मुड़ने का बहाना मिल गया। ओ, हाय लूना। मैं तुम्हें खोजते हुए अस्पताल गई थी, लूना ने कहा और अपने बैग में टटोला। लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। उसने रॉन के हाथों में एक हरे प्याज जैसी कोई चीज, एक बड़ा चिकत्तीदार कुकुरमुत्ता और कैट लीटर जैसी बहुत सी चीजें पकड़ा दी और आखिरकार एक गंदा चंपत्र निकालकर हैरी को थमा दिया। मुझे इसे तुम्हें देने को कहा गया था। यह एक छोटा चंपत्र था जिसे देखते ही हैरी तत्काल समझ गया कि डंबलडोर ने उसे एक बार फिर अतिरिक्त सबक के लिए आमंत्रित किया है। चंपत्र खोलते ही उसने रॉन और हरमाइनी से कहा, आज रात को पिछले मैच में बहुत बढ़िया कमेंट्री की थी। रॉन ने लूना को हरे प्याज जैसी चीज, चिकत्तीदार कुकुरमुत्ता और कैट लीटर वापस देते हुए कहा। लूना अजीब तरीके से मुस्कुराई। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? उसने कहा। सब कह रहे थे कि मेरी कमेंट्री भयंकर थी। नहीं, मैं गंभीर हूँ, रॉन ने गंभीरता से कहा। मुझे याद नहीं है कि मुझे किसी कमेंट्री में इससे ज्यादा मजा आया हो। वैसे यह क्या है? उसने प्याज जैसी चीज को लूना के हाथ से लेकर अपनी आंख के स्तर तक उठाते हुए कहा। ओह, यह गड्डी रूट है, लूना ने कैट लीटर और कुकुरमुत्ते को अपने बैग में दोबारा ठूसते हुए कहा। तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो, मेरे पास और भी है। यह गंपिंग प्लिम्पीज को दूर रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर वह चली गई। रॉन अब भी गर्डी रूट को पकड़े पकड़े हंसता रहा। तुम जानते हो, लूना तो हैरान कर देती है, उसने कहा जब वे एक बार फिर बड़े हॉल की तरफ चल दिए। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी पागल है, लेकिन वो बहुत अच्छी। उसकी बोलती अचानक बंद हो गई। लेवेंडर ब्राउन संगमरमर की सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी और बहुत गुस्से में दिख रही थी। हाय, रॉन ने घबराते हुए कहा। चलो, हैरी ने हरमाइनी से बुदबुदा कर कहा और वे तेजी से गुजर गए। चलते चलते उन्होंने लेवेंडर की बात सुनी। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी आज छुट्टी हो रही है, और वह तुम्हारे साथ क्यों है? आधा घंटे बाद जब रॉन नाश्ता करने के लिए आया तो वह नाराज और चिड़चिड़ा दिख रहा था। हालांकि वो लेवेंडर के पास बैठा था, लेकिन हैरी ने देखा कि उन दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी। हरमाइनी ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उस तरफ उसका ध्यान ही ना हो, लेकिन एक दो बार हैरी ने उसके चेहरे पर बेवजह मुस्कुराहट आते देखी। पूरे दिन हरमाइनी अच्छे मूड में नजर आई और उस शाम को वो हॉल में हैरी के जड़ी बूटी विज्ञान के निबंध को देखने के लिए, दूसरे शब्दों में उसे पूरा लिखने के लिए भी तैयार हो गई। अब तक वह ऐसा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि हैरी रॉन को अपने निबंध की नकल करने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हैरी ने जल्दी से उसकी पीठ ठोकते हुए कहा। फिर उसने अपनी घड़ी में देखा कि 8 बजने ही वाले थे। सुनो, मुझे जल्दी जाना होगा, वरना डंबलडोर के पास पहुंचने में देर हो जाएगी।
हरमाइनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि थोड़े थके अंदाज में उसके कुछ कमजोर वाक्यों को काट दिया। हैरी मुस्कुराते हुए जल्दी से तस्वीर के छेद से बाहर निकला और हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ चल दिया। टॉफी एक्लेयर का नाम सुनते ही गारगोयल उछलकर एक तरफ को हो गया और हैरी ने एक बार में दो दो सीढ़ियां लांघकर घुमावदार सीढ़ी पार की तथा दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक घड़ी ने 8 बजाए। आ जाओ, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने दरवाजे को धक्काने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यह अंदर से खुल गया। वहां प्रोफेसर ट्रेलॉनी खड़ी थी। ओहो! वे चिल्लाई और नाटकीय तरीके से हैरी की तरफ इशारा किया जब उन्होंने अपने चश्मे से उसकी तरफ पलके झपकाकर देखा। तो इसलिए आप मुझे ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल रहे थे, डंबलडोर? प्यारी सिबिल, डंबलडोर ने थोड़े आहत स्वर में कहा, तुम्हें बेइज्जत करके निकालने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हैरी का 8 बजे का अपॉइंटमेंट है और मुझे सचमुच नहीं लगता है कि इस बारे में और कुछ कहने को बचा है। बहुत बढ़िया, प्रोफेसर टिलोनी ने बहुत आहत आवाज में कहा। अगर आप उस घुसपैठिए को नहीं निकालेंगे तो ठीक है। शायद मुझे कोई और स्कूल ढूंढना चाहिए जहां मेरी प्रतिभा की ज्यादा कद्र हो। वे हैरी के पास से निकली और घुमावदार सीढ़ी पर नीचे जाकर ओझल हो गई। हैरी ने उन्हें आधी दूरी पर लड़खड़ाते हुए सुना और अंदाजा लगा लिया कि वे अपने पीछे लहराते शॉल के कारण गिर गई होंगी। डंबलडोर थोड़े थके अंदाज में बोले, हैरी, दरवाजा लगा लो और बैठ जाओ। हैरी ने आदेश का पालन किया। जब वो डंबलडोर की डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठा तो उसने देखा कि एक बार फिर स्मृति पात्र उनके बीच रखा था। वहां पर घुमड़ती यादों से भरी दो छोटी शीशियां भी रखी थी। हैरी ने पूछा, प्रोफेसर ट्रिलोनी खुश नहीं है कि फीरेंच पढ़ा रहे हैं? हाँ, डंबलडोर ने कहा। ज्योतिष के कारण मुझे अपनी उम्मीद से ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैंने यह विषय नहीं पढ़ा है। मैं फिरेंच को जंगल वापस लौटने के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब वह निर्वासित है। न ही मैं सिबिल ट्रिलोनी को जाने के लिए कह सकता हूँ। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। महल से बाहर जाने के बाद वह कितने खतरे में होगी, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। वह नहीं जानती है, और मुझे लगता है कि उसे बताने में समझदारी भी नहीं है कि उसने तुम्हारे और वोल्डेमॉर्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी। डंबलडोर एक गहरी आ भरते हुए बोले, मेरे स्टाफ की समस्याओं की चिंता मत करो हैरी। हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मामले हैं। पहली बात, क्या तुमने वह काम किया जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाली क्लास के आखिर में सौंपा था? ओह, हैरी ने चौंकते हुए कहा। अंतर्ध्यान प्रशिक्षण, क्विडिच, रॉन को जहर दिए जाने, अपनी खोपड़ी फूटने और ड्रेको मेल्फॉय के इरादे का पता लगाने के संकल्प के कारण हैरी ये भूल ही गया था कि डंबलडोर ने उसे प्रोफेसर स्लगहॉर्न की याद निकलवाने को कहा था। सर, मैंने प्रोफेसर स्लगहॉर्न से कार्डो की क्लास के आखिर में पूछा था, लेकिन वो मुझे याद देने को तैयार नहीं हुए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। अच्छा, डंबलडोर ने आखिरकार कहा और हैरी को अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से घूरा। हैरी को लगा जैसे उसका एक्सरे किया जा रहा हो। और क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले में तुमने पूरी कोशिश की थी? क्या तुमने अपनी पूरी सूझबूझ का इस्तेमाल किया था? क्या तुमने उस याद को हासिल करने में अपनी पूरी चालाकी लगा दी थी? क्या तुमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी? देखिए, हैरी चकरा गया और उसे यह समझ में नहीं आया किसके बाद क्या कहे। याद हासिल करने की उसकी एकमात्र कोशिश अचानक बहुत कमजोर दिखने लगी। देखिए, जिस दिन रॉन ने गलती से प्रेम काढ़ा निगल लिया था, उस दिन मैं उसे प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास ले गया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं प्रोफेसर स्लगहॉर्न को अच्छे मूड में ले आऊं। डंबलडोर ने पूछा, और क्या उससे काम बन गया? ओ नहीं सर, क्योंकि वहां रॉन ने धोखे से जहर पी लिया था। जाहिर है, इससे तुम याद हासिल करने के बारे में सब कुछ भूल गए। जब सबसे अच्छा दोस्त खतरे में हो तो मैं इसके अलावा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल, जब यह स्पष्ट हो गया कि रॉन पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब तो तुम्हें उस काम की तरफ ध्यान देना चाहिए था जो मैंने तुम्हें सौंपा था। मैंने तुम्हारे सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह याद कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल तुम्हारे सामने यह स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की थी कि वह सबसे महत्वपूर्ण याद थी, और अगर हमारे पास नहीं आई तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। शर्म का एक गर्म और कांटेदार एहसास हैरी के सिर से होता हुआ उसके पूरे शरीर में फैल गया। डंबलडोर ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की थी। वे गुस्सा नहीं हुए थे, लेकिन हैरी को उनका चिल्लाना ज्यादा अच्छा लगता। यह ठंडी निराशा बहुत बुरी थी। सर, उसने थोड़ी हताशा से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं चिंतित नहीं था। मेरे पास बस दूसरे 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 कामों की चिंता थी। डंबलडोर ने उसका वाक्य पूरा कर दिया।
अच्छा। एक बार फिर उनके बीच में खामोशी छा गई। हैरी को डंबलडोर की खामोशी पहले कभी इतनी असहज नहीं लगी थी। खामोशी लगातार चलती जा रही थी और डंबलडोर के सिर के ऊपर लगी अरमेंडो डिपेट की तस्वीर के खर्राटों से ही टूट रही थी। हैरी को लगा कि वह अजीब तरीके से छोटा हो गया था, जैसे कमरे में दाखिल होने के बाद उसका कद कुछ घट गया हो। जब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वह बोला, प्रोफेसर डंबलडोर, मुझे अफसोस है। मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे एहसास होना चाहिए था कि अगर यह काम सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता तो आप इसे मुझसे करने को नहीं कहते। यह कहने के लिए धन्यवाद हैरी, डंबलडोर ने धीरे से कहा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम इस मामले को सबसे ऊपर रखोगे। आज रात के बाद हमारे मिलने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमारे पास वह याद ना हो। हैरी ने गंभीरता से कहा, मैं इसे कर दूंगा सर, मैं इसे उनसे ले लूंगा। अच्छा, तो फिर हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा, और अपनी कहानी को वहां से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने इसे छोड़ा था। तुम्हें याद है हमने इसे कहाँ छोड़ा था? हाँ सर, हैरी जल्दी से बोला। वोल्डेमॉर्ट ने अपने पिता और दादा दादी को मार डाला था और इसका इल्जाम अपने मामा मॉर्फिन पर लगा दिया था। फिर वह हॉगवर्ट्स लौट गया था और उसने उसने प्रोफेसर स्लगहॉर्न से हॉर्क्रक्स के बारे में पूछा था। यह कहते हुए उसके चेहरे पर शर्म का भाव आ गया। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने कहा। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें अपनी इन मुलाकातों की शुरू बताया था कि हम अंदाजों और अटकलों के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। हाँ सर। अभी तक मैंने तुम्हें तथ्य के ठोस स्रोत बताए हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वोल्डेमॉर्ट ने 17 साल की उम्र तक क्या किया था, है ना? हैरी ने सिर हिलाया। लेकिन अब हैरी, डंबलडोर ने कहा, अब चीजें ज्यादा धुंधली और अनजान हो जाती हैं। अगर रिडल नाम के लड़के के बारे में सबूत खोजना मुश्किल था, तो वोल्डेमॉर्ट नाम के वयस्क के बारे में याद देने के लिए किसी को तैयार करना लगभग असंभव था। दरअसल मुझे लगता है कि उसके अलावा कोई भी जीवित व्यक्ति हॉगवर्ट्स से जाने के बाद उसके जीवन का पूरा वर्णन नहीं कर सकता है। बहरहाल, मैं तुम्हें दो आखिरी यादें दिखाना चाहूंगा। डंबलडोर ने कांच की दो छोटी शीशियों की तरफ इशारा किया जो स्मृति पात्र के पास चमक रही थीं। मुझे तुम्हारी राय जानकर खुशी होगी कि मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, क्या वे तुम्हारे हिसाब से ठीक हैं? डंबलडोर उसकी राय को इतना ज्यादा महत्व देते थे, यह सोचकर हैरी को इस बात पर और भी शर्म महसूस हुई कि वह स्लगहॉर्न की हॉर्क्रक्स वाली याद को हासिल नहीं कर पाया था। अपराधी की तरह उसने अपनी कुर्सी पर पहलू बदला। उधर डंबलडोर ने एक शीशी को रोशनी में उठाकर देखा। मुझे उम्मीद है कि लोगों की यादों में गोता लगाते लगाते तुम थके नहीं होगे, क्योंकि ये दोनों यादें बहुत अजीब हैं। उनने कहा, पहली तो हॉकी नाम की बहुत बूढ़ी घरेलू जिन की है। इससे पहले कि हम हॉकी की नजरों से देखें, मुझे जल्दी से तुम्हें बताना होगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स कैसे छोड़ा था। उस समय वो अपने स्कूल के 7th ईयर में पहुंच गया था। जैसा कि तुमने अंदाजा लगा लिया होगा, उसे हर परीक्षा में सबसे अच्छे ग्रेड मिले थे। उसके सभी सहपाठी यह फैसला कर रहे थे कि हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद वे कौन सा करियर चुनेंगे। लगभग सभी को यह उम्मीद थी कि टॉम रिडल किसी अद्भुत करियर को चुनेगा, क्योंकि वह प्रिफेक्ट था, हेड बॉय था और उसने स्कूल के प्रति विशेष सेवाओं का पुरस्कार भी जीता था। मैं जानता हूँ कि कई टीचर्स ने, जिसमें प्रोफेसर स्लगहॉर्न भी शामिल थे, उसे यह सुझाव दिया था कि वह जादू मंत्रालय में नौकरी कर ले। उन्होंने उसके सामने वहां नौकरी दिलवाने में मदद करने का प्रस्ताव भी रखा। बहरहाल वोल्डेमॉर्ट ने ऐसे सभी प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। बाद में स्टाफ को पता चला कि वोल्डेमॉर्ट बोर्गेनबर्ग्स में काम करने लगा था। बोर्गिनेनबर्ग्स में? हैरी ने स्तब्ध होते हुए कहा। बोर्गिनेनबर्ग्स में, डंबलडोर ने धीरे से दोहराया। मुझे लगता है हॉकी की याद में चलने पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वोल्डेमॉर्ट को वहां कौन सा आकर्षण दिखा था। लेकिन यह वह पहली नौकरी नहीं थी जिसे वोल्डेमॉर्ट करना चाहता था। उस वक्त उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हेडमास्टर ने बहुत कम लोगों को यह गोपनीय बात बताई थी, जिनमें से एक मैं भी था। लेकिन बोर्गेन एंड बर्ग्स में जाने से पहले वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर डिपेट के पास गया था और उनसे पूछा था कि क्या वो हॉगवर्ट्स में टीचर बन सकता है। वह यहाँ रहना चाहता था? क्यों? हैरी ने पूछा, जो अब और हैरान रह गया था। मेरा मानना है कि उसके पास कई कारण थे, हालांकि उसने प्रोफेसर डिपेट को उनमें से कोई भी कारण नहीं बताया, डंबलडोर ने कहा। मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वोल्डेमॉर्ट को किसी व्यक्ति के बजाय इस जगह से ज्यादा मोह था। हॉगवर्ट्स ही वह जगह थी जहां वह सबसे ज्यादा खुश रहा था। यही वह पहली और इकलौती जगह थी जहां उसे घर जैसा महसूस हुआ था। हैरी इन शब्दों को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वह भी हॉगवर्ट्स के बारे में ऐसा ही महसूस करता था। दूसरी बात, यह महल प्राचीन जादू का गढ़ है।
बेशक वोल्डेमॉर्ट ने इसके कई रहस्य समझ लिए थे जिन्हें ज्यादातर विद्यार्थी समझ नहीं पाए थे, लेकिन हो सकता है उसे महसूस हुआ हो कि यहाँ और भी रहस्य हैं, जादू के और भी खजाने हैं जिनका दोहन किया जा सकता है। और तीसरी बात, टीचर के रूप में उसके पास युवा जादूगरों और जादूगरनियों को प्रभावित करने की काफी शक्ति होती। शायद उसे यह विचार प्रोफेसर स्लगहॉर्न से मिला होगा, जिनके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने उसे यह दिखा दिया था कि टीचर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं एक पल के लिए भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि वोल्डेमॉर्ट अपना पूरा जीवन हॉगवर्ट्स में बिताना चाहता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसने इसे शुरुआती महत्वपूर्ण जगह के रूप में देखा होगा जहां वह अपनी सेना बना सकता था। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली सर। नहीं, उसे नहीं मिली। प्रोफेसर डिपेट ने उसे बता दिया कि टीचर होने के लिए 18 साल की उम्र कम है। बहरहाल उन्होंने उससे कहा कि कुछ साल बाद वह टीचर पद के लिए आवेदन दे सकता है। हैरी ने झिझकते हुए पूछा, और आपको इसके बारे में कैसा लगा सर? बहुत उलझन हुई थी, डंबलडोर ने कहा। मैंने अरमांडो डिपेट को सलाह दी कि वे उसे टीचर न बनाएं। मैंने उन्हें वे कारण नहीं बताए जो मैंने तुम्हें बताए हैं, क्योंकि प्रोफेसर डिपेट वोल्डेमॉर्ट को बहुत पसंद करते थे और उन्हें उसकी ईमानदारी पर भरोसा था। लेकिन मैं इस स्कूल में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की वापसी नहीं चाहता था, खास तौर पर किसी शक्तिशाली पद पर। वो कौन सा पद चाहता था सर? वो कौन सा विषय पढ़ाना चाहता था? डंबलडोर के जवाब देने से पहले ही हैरी समझ गया कि जवाब क्या होगा। गुप्त कलाओं से रक्षा। उस समय गैलेटी मैरीथॉट नाम की एक बूढ़ी प्रोफेसर यह विषय पढ़ाती थी, जो हॉगवर्ट्स में लगभग 50 सालों से थी। तो वोल्डेमॉर्ट बोर्गिन एंड बर्ग्स में चला गया और उसे पसंद करने वाले सभी टीचर्स ने कहा कि ऐसी दुकान पर काम करके इतना प्रभावशाली युवा जादूगर अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहा है। बहरहाल वोल्डेमॉर्ट सिर्फ कर्मचारी ही नहीं था। विनम्र, आकर्षक और चतुर होने के कारण जल्दी ही उसे उस तरह के खास काम दिए जाने लगे जो सिर्फ बोर्गिन एंड बर्ग्स जैसी जगहों पर ही होते हैं। हैरी, तुम्हें मालूम ही है, बोर्गिन एंड बर्ग्स दुकान असामान्य और सशक्त जादू वाली वस्तुओं में विशेषज्ञता रखती है। वोल्डेमॉर्ट को लोगों को इस बात के लिए राजी करने के लिए भेजा गया कि वे अपना मूल्यवान सामान उस दुकान को बेच दें। सभी की राय में वह इस काम में असामान्य रूप से माहिर था। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो जरूर होगा, हैरी ने कहा, जो खुद को रोक नहीं पाया। डंबलडोर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, और अब हॉकी नाम की घरेलू जिन की बात सुनने का वक्त आ गया है। वह एक बहुत बूढ़ी और अमीर जादूगरनी के यहाँ काम करती थी जिसका नाम हेप्जिबा स्मिथ था। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से एक शीशी ठोकी, कॉर्क बाहर उड़ गया और घुमड़ती हुई याद को स्मृति पात्र में डालने के बाद उन्होंने हैरी से कहा, हैरी, पहले तुम। हैरी उठकर खड़ा हुआ और एक बार फिर पत्थर के पात्र के घुमड़ते हुए चांदी जैसे पदार्थ के ऊपर झुका, जब तक कि उसका चेहरा उसे छूने नहीं लगा। वह अंधेरे में गिरने लगा और एक बैठक में उतर गया। वह एक बहुत मोटी बूढ़ी औरत के सामने था, जो एक बड़ी जिंजर विग और चमकते गुलाबी दुशाले पहनी थी। दुशाले उसके चारों तरफ लहरा रहे थे, जिससे वह पिघलते हुए बर्फ के टुकड़े की तरह नजर आ रही थी। वह जवारात जड़े एक छोटे आईने में अपना चेहरा देख रही थी और अपने पहले से लाल गालों पर एक बड़े पाउडर पफ से रूज लगा रही थी। तभी एक घरेलू जिन नजर आई। हैरी ने आज तक इससे नाटी और बूढ़ी घरेलू जिन नहीं देखी थी। उस जिन ने हेप्जिबा के मोटे पैर कसी हुई साटन की रेशमी स्लीपर में डाले। जल्दी करो हॉकी, हेप्जिबा दबंग अंदाज में बोली। उसने कहा था कि वह 4 बजे आएगा। अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और वह आज तक कभी देर से नहीं आया है। उसने अपना पाउडर पफ दूर हटा दिया जब घरेलू जिन सीधी खड़ी हुई। घरेलू जिन के सिर का ऊपरी हिस्सा हेप्जिबा की कुर्सी की आधी ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच रहा था। उसकी कागज जैसी पतली चमड़ी उसके शरीर से उसी तरह लटक रही थी जैसे कड़क लिनेन की वह चादर जिसे उसने चोगे की तरह लपेट रखा था। मैं कैसी दिख रही हूँ? हेप्जिबा ने सिर घुमाकर आईने में कई कोणों से अपना चेहरा देखते हुए पूछा। बहुत प्यारी मैडम, होकी ने चिचियाते हुए कहा। हैरी को लगा शायद यह होकी के अनुबंधन में लिखा होगा कि जब भी उससे सवाल पूछा जाए तो उसे सरासर झूठ बोलना है, क्योंकि उसकी राय में हेप्जिबा बहुत प्यारी होने से बहुत दूर दिख रही थी। दरवाजे की घंटी बजी और मालकिन तथा घरेलू जिन दोनों ही चौंक कर उछल पड़ी। जल्दी जल्दी, वह आ गया हॉकी, हेप्जिबा चीखी और घरेलू जिन कमरे से बाहर निकल गई। उस कमरे में इतना सामान भरा पड़ा था कि यह देखना मुश्किल था कि कोई भी एक दर्जन चीजों को ठोकर मारे बिना उसे कैसे पार कर सकता है। छोटे रंगीन बॉक्सेस से भरी अलमारियां थीं, सुनहरी जिल्द वाली किताबों से भरे केस थे, भाग्य दर्पणों और ब्रह्मांड के मॉडलों से भरे शेल्फ थे और पीतल के कई गमलों में पौधे थे। दरअसल कमरा किसी जादुई एंटीक शॉप और पौधशाला का मिला जुला रूप लग रहा था।
घरेलू जिन कुछ ही मिनट में लौट आई। उसके पीछे एक लंबा युवक था जिसे पहचानने में हैरी को कोई मुश्किल नहीं हुई। यह वोल्डेमॉर्ट था, जो एक काला सूट पहने था। स्कूल के दिनों की तुलना में उसके बाल अब थोड़े ज्यादा लंबे थे और गाल ज्यादा खोखले, लेकिन यह सब उस पर जम रहा था। वह पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसने भरे हुए कमरे में अपना रास्ता इस तरह बनाया जिससे हैरी समझ गया कि वह यहाँ पहले भी कई बार आ चुका है। उसने नीचे झुककर हेप्जिबा के मोटे हाथ को अपने होठों से चूमा। मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, उसने धीरे से कहा और हवा में से गुलाबों का गुच्छा उत्पन्न कर दिया। शरारती लड़के, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, बूढ़ी हेप्जिबा चिल्लाई। हालांकि हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि उसके सबसे करीब वाली टेबल पर एक खाली फूलदान तैयार था। तुम इस बूढ़ी औरत को बिगाड़ रहे हो। टॉम, बैठ जाओ, बैठ जाओ। होकी कहाँ है? घरेलू जिन भागती हुई कमरे में आई। उसके हाथ में छोटे केकों की ट्रे थी जो उसने अपनी मालकिन की कोहनी के पास रख दी। लो टॉम, हेप्जिबा ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे बनाए केक कितने पसंद हैं। अब बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारा चेहरा पीला दिख रहा है। मैं तुमसे सैकड़ों बार कह चुकी हूँ कि वे लोग तुमसे उस दुकान में बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। वोल्डेमॉर्ट मशीनी अंदाज में मुस्कुराया और हेप्जिबा दांत निकालने लगी। उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, अच्छा, तो इस बार तुम्हारे आने का क्या बहाना है? मिस्टर बर्क पिशाचों द्वारा बनाए जीरा बख्तर के लिए अपनी पेशकश बढ़ाना चाहते हैं, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 500 गैलियन, उनका कहना है कि यह बहुत ज्यादा है। अब इतनी तेजी से नहीं, वरना मैं सोचूंगी कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे सामान के लिए आते हो, हेप्जिबा ने मुंह फुलाते हुए कहा। मुझे उनके कारण ही यहाँ आने का आदेश मिलता है, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। मैं सिर्फ एक गरीब सहायक हूँ मैडम, जिसे आदेश का पालन करना ही होता है। मिस्टर बर्क चाहते हैं कि। ओह मिस्टर बर्क, बकवास, हेप्जिबा ने अपना छोटा हाथ लहराते हुए कहा। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो मैंने मिस्टर बर्क को आज तक नहीं दिखाया है। क्या तुम मेरे राज को राज रख सकते हो टॉम? क्या तुम वादा करते हो कि तुम मिस्टर बर्क को ये नहीं बताओगे कि यह चीज मेरे पास है? अगर उसे पता चल गया कि यह चीज मेरे पास है तो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा, और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, बर्क को भी नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन टॉम, तुम इसके इतिहास के कारण इसकी कद्र करोगे, इस बात के लिए नहीं कि इसकी बदौलत तुम कितने गैलियन कमा सकते हो, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। मिस हेप्जिबा मुझे जो दिखाएंगी वो हर चीज देखने में मुझे खुशी होगी। हेप्जिबा ने लड़कियों जैसी किलकारी निकाली। मैं होकी से मंगवाती हूँ। होकी, तुम कहाँ गई? मैं मिस्टर रिडल को अपना सबसे बेशकीमती खजाना दिखाना चाहती हूँ। वैसे जब तुम ला ही रही हो तो दोनों ही ले आओ। यहाँ लीजिए मैडम, घरेलू जिन ने चिचियाते हुए कहा। हैरी को चमड़े के 2 बॉक्स दिखे जो एक के ऊपर एक रखे कमरे के पार इस तरह आ रहे थे जैसे अपने आप आ रहे हों। हालांकि वो जानता था कि घरेलू जिन उन्हें अपने सिर पर रखकर टेबल तथा फुट स्टूल्स के बीच से जगह बनाती हुई ला रही थी। हेप्जिबा ने घरेलू जिन से बॉक्स लेकर उन्हें अपनी गोद में रख लिया और सबसे ऊपर वाले को खोलने की तैयारी करने लगी। टॉम, मुझे लगता है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। ओह, अगर मेरे परिवार वालों को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें दिखाया है, वे लोग तो इसे हथियाने के लिए बेताब हैं। उसने ढक्कन खोल दिया। हैरी ज्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए थोड़ा आगे सरका। उसने देखा कि उसमें एक छोटा सा सुनहरा कप था जिस पर 2 सुंदर हैंडल थे। टॉम, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि यह क्या है। इसे उठा लो, इसे अच्छी तरह देखो, हेप्जिबा ने फुसफुसा कर कहा। वोल्डेमॉर्ट ने लंबी उंगलियों वाला एक हाथ बढ़ाया और हैंडल से पकड़कर कप को उसके रेशमी बॉक्स से बाहर निकाल लिया। हैरी को उसकी काली आंखों में एक लाल चमक दिख गई। उसका लोभी भाव अजीब तरीके से हेप्जिबा के चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहा था। हालांकि हेप्जिबा की छोटी आंखें वोल्डेमॉर्ट के आकर्षक चेहरे पर ही जमी हुई थी। बिच्छू, वोल्डेमॉर्ट ने बुदबुदा कर कहा और कप पर उकरी हुई आकृति की जांच की। तब तो यह माया मेहनत कश का है, जैसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, चालाक लड़के, हेप्जिबा ने कहा और आगे की तरफ झुककर उसके खोखले गालों में चिमटी भर ली। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं उनकी दूर की वंशज हूँ। यह सदियों से हमारे खानदान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। प्यारा है ना? ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन मैंने आज तक उनकी ठीक से जांच नहीं की है। मैं तो बस इसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहती हूँ। उसने कप को वोल्डेमॉर्ट की लंबी उंगलियों से निकालकर बॉक्स में धीरे से रख दिया। वो इसे सावधानी से दोबारा रखने में इतना ज्यादा ध्यान दे रही थी कि उसकी नजर वोल्डेमॉर्ट के चेहरे के भूखे भाव पर नहीं पड़ी जो कप के छीनते समय उभर आया था। और अब, हेप्जिबा ने खुशी से कहा। होकी कहाँ है? ओह हाँ, तुम यहाँ हो, इसे ले जाओ होकी। घरेलू जिन ने आज्ञा का पालन करते हुए कप वाले बॉक्स को ले लिया। फिर हेप्जिबा अपनी गोद में रखे ज्यादा सपाट बॉक्स की तरफ झुक गई। मुझे लगता है कि यह वाला तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएगा टॉम,
उसने फुसफुसाकर कहा। थोड़े करीब झुक जाओ प्यारे लड़के, ताकि तुम देख सको। जाहिर है बर्ग जानता है कि यह मेरे पास है। मैंने यह उसी से तो खरीदा था, और मुझे लगता है कि मेरी मौत के बाद वो इसे दोबारा अपने यहाँ रखना पसंद करेगा। उसने सुंदर कड़ी को खोलकर झटके से बॉक्स खोल दिया। वहां चिकने लाल मखमल पर सोने का एक भारी लॉकेट रखा हुआ था। इस बार वोल्डेमॉर्ट ने बिना कहे अपना हाथ बढ़ा दिया और रोशनी में ऊपर करके लॉकेट को घूरने लगा। जब रोशनी सर्पाकार एस पर पड़ी तो वह धीरे से बोला, नाग शक्ति का निशान है। जब वोल्डेमॉर्ट मंत्रमुग्ध होकर लॉकेट को देख रहा था तो हेप्जिबा चहकते हुए बोली, सही कहा, मैं इसके लिए अपने हाथ पैर तक देने को तैयार थी, लेकिन इतने नायाब खजाने को किसी तरह नहीं छोड़ सकती थी। मुझे इसे अपने संग्रह में रखना ही था। बर्क ने इसे एक गरीब औरत से खरीदा था, जिसने शायद इसे चुराया था, लेकिन उसे इसकी वास्तविक कीमत का अंदाजा नहीं था। इस बार कोई गलती नहीं हो सकती थी। उसके शब्द सुनकर वोल्डेमॉर्ट की आंखें लाल हो गईं और हैरी ने देखा कि लॉकेट की चेन पर जमी उसकी उंगलियां सफेद हो गई। मुझे लगता है कि बर्क ने उस औरत से यह लॉकेट कौड़ियों के मूल खरीदा था, लेकिन तुम देख सकते हो यह सुंदर है ना? कहा जाता है इसमें भी बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन मैं तो बस इसे सुरक्षित रखना चाहती हूँ। उसने लॉकेट को वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए हैरी ने सोचा कि वोल्डेमॉर्ट इसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर वोल्डेमॉर्ट ने इसे अपनी उंगलियों से फिसल जाने दिया और यह दोबारा लाल मखमल के बॉक्स में पहुंच गया। तो प्यारे टॉम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसमें मजा आया होगा। हेप्जिबा ने टॉम का चेहरा पूरी तरह देखा और पहली बार हैरी ने उसकी मूर्खतापूर्ण मुस्कान को गड़बड़ाते हुए देखा। तुम ठीक तो हो प्यारे लड़के? ओह हाँ, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये रोशनी के कारण होगा, हेप्जिबा ने कहा, जो थोड़ी घबराई हुई सी दिख रही थी। हैरी ने अंदाजा लगा लिया था कि उसने भी वोल्डेमॉर्ट की आंखों में एक पल के लिए आई लाल चमक देख ली थी। हो कि इन्हें दूर ले जाओ, दोबारा बंद कर दो, वही मंत्र। अब चलने का समय हो गया है हैरी, डंबलडोर ने धीरे से कहा। जब घरेलू जिन बॉक्स उठाकर जाने लगी तो डंबलडोर ने एक बार फिर हैरी की बाह पकड़ी और अंधेरे में ऊपर उठते हुए वे एक साथ डंबलडोर के ऑफिस में पहुंच गए। हेप्जिबा स्मिथ इस घटना के 2 दिन बाद मर गई, डंबलडोर ने कहा, और अपनी सीट पर बैठ गए। हैरी उनका इशारा समझ गया कि उसे भी बैठ जाना चाहिए। होकी नाम की घरेलू जिन को मंत्रालय ने इस बात के लिए सजा दी कि उसने अपनी मालकिन की शाम की कॉफी में दुर्घटनावश जहर मिला दिया था। असंभव, हैरी ने गुस्से से कहा। मुझे लगता है कि हम दोनों के विचार एक से हैं, डंबलडोर ने कहा। निश्चित रूप से इस मौत और रिडल परिवार की मौतों में कई समानता हैं। दोनों ही मामलों में दोष किसी और पर मढ़ दिया गया, जिसे यह बात स्पष्ट याद थी कि उसी के कारण मौत। होकी ने अपराध स्वीकार कर लिया, डंबलडोर ने कहा। उसे याद था कि उसने अपने मालकिन की कॉफी में कोई चीज डाली थी। जांच करने पर पता चला कि वह शक्कर नहीं बल्कि एक दुर्लभ जहर था। यह नतीजा निकाला गया कि वह ऐसा करना नहीं चाहती होगी, लेकिन बुढ़ापे और दिमाग से रखने के कारण वोल्डेमॉर्ट ने उसकी याद भी बदल दी होगी, जिस तरह मॉर्फिन की बदली थी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, डंबलडोर ने कहा। और मॉर्फिन की ही तरह मंत्रालय भी हॉकी पर शक करने लगा, क्योंकि वह घरेलू जिन थी, हैरी ने कहा। उसे हरमाइनी द्वारा स्थापित सोसाइटी SPEW से इतनी ज्यादा सहानुभूति पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल, डंबलडोर ने कहा। वह बूढ़ी थी, उसने स्वीकार कर लिया था कि उसने कॉफी में कुछ गड़बड़ की थी, और मंत्रालय में किसी ने भी इससे ज्यादा जांच करने की जहमत नहीं उठाई। मॉर्फिन के मामले की ही तरह जब तक मैंने उसे ढूंढा और उसकी याद खोजने में कामयाब हुआ, तब तक उसका जीवन लगभग खत्म हो गया था। लेकिन जाहिर है उसकी याद सिर्फ इतना ही साबित कर सकती है कि वोल्डेमॉर्ट को कप और लॉकेट की जानकारी थी। जब तक होकी को सजा मिली तब तक हेप्जिबा के परिवार को यह एहसास हो गया था कि उसके 2 सबसे बेशकीमती खजाने गायब थे। उन्हें इसके बारे में पक्का पता चलने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि हेप्जिबा अपनी चीजें कई जगह छिपा कर रखती थी और अपने सामान की बहुत जतन से रक्षा करती थी। बहरहाल, जब तक उन्हें यह यकीन हो पाता कि कप और लॉकेट दोनों चोरी हो गए हैं, तब तक बोर्गिनबर्ग में काम करने वाला लड़का, जो हेप्जिबा के यहाँ नियमित रूप से आता था और उसे इतनी अच्छी तरह प्रभावित करता था, नौकरी छोड़कर गायब हो चुका था। उसके मालिकों को जरा भी पता नहीं था कि वह कहाँ गया। उसके गायब होने पर बाकी सभी तरह ही वे भी हैरान थे, और इसके बाद काफी समय तक टॉम रिडल के बारे में न तो सुना गया और न ही उसे देखा गया। अब हैरी, डंबलडोर ने कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं यहाँ एक बार फिर ठहर कर तुम्हारा ध्यान इस कहानी के कुछ बिंदुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वोल्डेमॉर्ट ने एक और हत्या की थी। रिडल परिवार को मारने के बाद यह उसकी पहली हत्या थी या नहीं, मैं नहीं जानता। बहरहाल, मुझे लगता है कि यह उसके बाद पहली हत्या थी। जैसा कि तुम देखोगे, इस बार उसने प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए हत्या की थी। वह उन 2 शानदार निशानियों को चाहता था जो उस प्रेम में पागल औरत ने उसे दिखाई थी। जिस तरह उसने अपने
अनाथालय में बाकी बच्चों को लूटा था, जिस तरह उसने अपने मामा मॉर्फिन की अंगूठी चुराई थी, उसी तरह अब वो हेप्जिबा का कप और लॉकेट चुराकर भाग गया। लेकिन हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, यह पागलपन दिखता है। हर चीज जोखिम में डाल दी, अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ इन। तुम्हें यह पागलपन दिख सकता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट को नहीं, डंबलडोर ने कहा। हैरी, मुझे उम्मीद है कि समय के साथ तुम समझ जाओगे कि इन चीजों का उसके लिए क्या मतलब था, लेकिन तुम यह तो स्वीकार करोगे कि उसने लॉकेट इसलिए लिया था क्योंकि वह उस पर अपना हक मानता था। शायद लॉकेट पर तो उसका हक हो सकता है, हैरी ने कहा, लेकिन उसने कब क्यों लिया? वह कब हॉगवर्ट्स की संस्थापक का था, डंबलडोर ने कहा। मुझे लगता है कि उसे अब भी स्कूल के प्रति गहरा खिंचाव महसूस होता होगा, इसलिए वो हॉगवर्ट्स के इतिहास में इतनी गहराई से रचे बसे प्रतीक को हासिल करने के प्रलोभन को नहीं ठुकरा सकता था। मुझे लगता है कि बाकी कारण भी थे, समय आने पर मैं तुम्हें वे कारण भी बताऊंगा। और अब मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए यह आखिरी याद है, जब तक कि तुम प्रोफेसर स्लगहॉर्न की याद को नहीं ले आते हो। हॉकी की याद और इस याद के बीच में 10 साल गुजर चुके थे, जिस दौरान हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट क्या कर रहा था। एक बार फिर हैरी उठकर खड़ा हो गया जब डंबलडोर ने आखिरी याद को स्मृति पात्र में डाला। यह किसकी याद है? उसने पूछा। मेरी, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने चांदी जैसे घुमरते पदार्थ में डंबलडोर के पीछे गोता लगा दिया और उसी ऑफिस में पहुंच गया जहां से वह अभी अभी आया था। वहां पर ज्वाला था, जो अपने अड्डे पर बैठकर झपकी ले रहा था, और डेस्क के पीछे डंबलडोर बैठे थे, जो हैरी के पास खड़े डंबलडोर से बहुत मिलते जुलते दिख रहे थे। हालांकि उनके दोनों हाथ भले चंगे थे और उनके चेहरे पर शायद थोड़ी कम झुर्रियां थीं। वर्तमान ऑफिस और इस ऑफिस में एक अंतर यह था कि इस याद में बर्फ गिर रही थी, जिसके टुकड़े खिड़की के पास से अंधेरे में उड़ते हुए जा रहे थे और बाहरी चौखट पर जमा हो रहे थे। अपेक्षाकृत युवा डंबलडोर किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, और निश्चित रूप से कुछ पल बाद दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे सुनकर वे बोले, आ जाओ। हैरी के मुंह से आ निकल गई। वोल्डेमॉर्ट कमरे में आ गया था। उसका चेहरा मोहरा वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हैरी ने 2 साल पहले पत्थर की बड़ी कढ़ाई से बाहर निकलते देखा था। उसकी आंखें सांप जैसी नहीं थी, उसकी आंखें लाल नहीं थी, उसका चेहरा नकाब जैसा नहीं था, लेकिन वह अब आकर्षक टॉम रिडल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नैन नक्श जल गए हों और धुंधले हो गए हों। वे निर्जीव और सजीव तरीके से विकृत थे। उसकी आंखों के सफेद हिस्से पर एक खूनी भाव था, हालांकि उसकी पुतलियां अब तक छेद में नहीं बदली थीं। वह एक लंबा काला चोगा पहने था, और उसका चेहरा अब उतना ही पीला था जितना कि उसके कंधे पर चमकती बर्फ। डेस्क के पीछे बैठे डंबलडोर ने हैरानी का कोई चिन्ह नहीं दिखाया। साफ दिख रहा था कि वोल्डेमॉर्ट अपॉइंटमेंट लेकर आया था। गुड इवनिंग टॉम, डंबलडोर ने आराम से कहा। बैठ जाओ। धन्यवाद, वोल्डेमॉर्ट ने कहा, और वह उस कुर्सी पर बैठ गया जिसकी तरफ डंबलडोर ने इशारा किया था। यह वही कुर्सी दिख रही थी जिसे हैरी ने अभी अभी खाली किया था। मैंने सुना था कि आप हेडमास्टर बन गए हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज पहले से ज्यादा ऊंची और ठंडी हो गई थी। बहुत बढ़िया चुनाव। मुझे खुशी है कि तुम इससे खुश हो, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ पियोगे? वोल्डेमॉर्ट ने कहा। हाँ, मैं काफी दूर से आया हूँ। डंबलडोर उठकर खड़े हो गए और उस अलमारी तक गए जहां अब स्मृति पात्र रखा रहता था, लेकिन उस वक्त अलमारी में बोतलें भरी हुई थी। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को शराब का एक प्याला दिया और खुद के लिए भी एक गिलास भरकर अपनी कुर्सी पर लौट आए। तो टॉम, मुझे मुलाकात का यह आनंद कैसे नसीब हो रहा है? वोल्डेमॉर्ट ने तत्काल जवाब नहीं दिया, बल्कि शराब की चुस्कियां लेता रहा। वह बोला, अब लोग मुझे टॉम नहीं कहते हैं, आजकल मुझे दूसरे नाम से जाना जाता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस नाम से जाना जाता है, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा टॉम रिडल ही रहोगे। यह पुराने टीचर्स की एक और चिढ़ाने वाली आदत है कि वे कभी अपने विद्यार्थियों की शुरुआत को नहीं भूल पाते हैं। उन्होंने अपना गिलास उठाया जैसे वोल्डेमॉर्ट की सेहत के लिए जाम पी रहे हों, जिसका चेहरा भावहीन बना रहा। बहरहाल हैरी को कमरे के माहौल में परिवर्तन महसूस हुआ। डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट के चुने हुए नाम को लेने से इनकार करके इस मीटिंग में वोल्डेमॉर्ट की शर्तों पर चलने से इनकार कर दिया था। हैरी जानता था कि वोल्डेमॉर्ट को भी यही महसूस हो रहा था। मुझे हैरानी है कि आप यहाँ इतने लंबे समय तक रुके हैं, वोल्डेमॉर्ट ने थोड़ी देर ठहरने के बाद कहा। मैं हमेशा सोचता था आप जैसा जादूगर स्कूल क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। देखो, डंबलडोर ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए युवा मस्तिष्कों को प्राचीन योग्यता सिखाने और उन्हें प्रशिक्षित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम भी कभी टीचर बनना चाहते थे। मैं अब भी वही चाहता हूँ, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। मैंने तो सिर्फ यह सोचा था कि आप अब तक यहाँ क्यों हैं। आपसे मंत्रालय अक्सर सलाह लेता है और मेरे हिसाब से आपके सामने 2 बार मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा जा चुका है।
दरअसल 3 बार, डंबलडोर ने कहा। लेकिन मंत्रालय के करियर में मेरी कभी दिलचस्पी ही नहीं रही। मुझे लगता है कि हम दोनों इस मामले में एक जैसे हैं। वोल्डेमॉर्ट ने अपना सिर झुकाया और बिना मुस्कुराए शराब की एक और चुस्की ली। डंबलडोर ने उस खामोशी को नहीं तोड़ा जो अब उन दोनों के बीच फैल चुकी थी, बल्कि उम्मीद के साथ वोल्डेमॉर्ट के पहले बोलने का इंतजार करते रहे। मैं लौट आया हूँ, उसने थोड़ी देर बाद कहा। मैं शायद प्रोफेसर डिपेट की उम्मीद से ज्यादा देर बाद लौटा हूँ, लेकिन मैं लौट आया हूँ ताकि दोबारा टीचर बनने का आग्रह कर सकूं, जिसे उन्होंने पहले यह बताते हुए ठुकरा दिया था कि मेरी उम्र कम है। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आप मुझे इस महल में लौटने और पढ़ाने की इजाजत दे सकते हैं। शायद आप जानते होंगे कि यहाँ से जाने के बाद मैंने काफी कुछ देखा और किया है। मैं अपने विद्यार्थियों को ऐसी चीजें दिखा और सिखा सकता हूँ जो वे किसी दूसरे जादूगर से नहीं सीख सकते। डंबलडोर ने अपने प्याले के ऊपर से वोल्डेमॉर्ट को कुछ समय तक देखा और फिर जवाब दिया। हाँ, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुमने यहाँ से जाने के बाद काफी कुछ देखा और किया है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारे कारनामों की अफवाहें तुम्हारे पुराने स्कूल तक पहुंच चुकी हैं, टॉम। अगर उनमें से आधी भी सच हो तो मुझे अफसोस होगा। वोल्डेमॉर्ट का चेहरा भावहीन था जब उसने आगे कहा। महानता से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या से द्वेष उत्पन्न होता है और द्वेष से झूठ उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से आप यह जानते होंगे, डंबलडोर। डंबलडोर ने धीरे से पूछा। जो तुम कर रहे हो तुम उसे महानता कहते हो? निश्चित रूप से, वोल्डेमॉर्ट ने कहा और उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने प्रयोग किए हैं, मैंने जादू की सीमाओं को शायद दूसरे किसी जादूगर से ज्यादा दूर तक पहुंचा दिया है। जादू के कुछ खास प्रकारों को, डंबलडोर ने धीरे से उसे सुधारते हुए कहा। बाकी प्रकारों के बारे में तुम, माफ करना, बिल्कुल अज्ञानी हो। वोल्डेमॉर्ट पहली बार मुस्कुराया। यह व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वही पुराने तर्क, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैंने इस दुनिया में जो कुछ भी देखा है वह आपके उस मशहूर कथन का समर्थन नहीं करता है कि प्रेम मेरी तरह के जादू से ज्यादा शक्तिशाली है, डंबलडोर। शायद तुम गलत जगह देख रहे हो, डंबलडोर ने सुझाव दिया। अच्छा, तो फिर मेरे नए शोध के लिए हॉगवर्ट्स से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? वोल्डेमॉर्ट ने कहा। क्या आप मुझे लौटने की इजाजत देंगे? क्या आप मुझे मेरा ज्ञान अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने देंगे? मैं खुद को और अपनी प्रतिभा को आपके हवाले करना चाहता हूँ। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। डंबलडोर ने अपनी भौहें उठाई। और उन लोगों का क्या होगा जिन्हें तुम आदेश देते हो? उन लोगों का क्या होगा जो खुद को, जैसी कि अफवाह है, प्राणभक्षी कहते हैं? हैरी कह सकता था कि वोल्डेमॉर्ट को यह उम्मीद नहीं थी कि डंबलडोर इस नाम को जानते होंगे। उसने वोल्डेमॉर्ट की आंखों को एक बार फिर लाल होते और उसके छेद जैसे नथुनों को फड़कते देखा। कुछ पल ठहरने के बाद वो बोला। मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त मेरे बिना काम चला सकते हैं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि तुम उन्हें दोस्त मानते हो, डंबलडोर ने कहा। मुझे तो लग रहा था कि वे नौकरों की श्रेणी में आते हैं। आप गलत समझे थे, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। तब तो फिर अगर मैं आज रात को हॉग्सहेड में जाता हूँ तो मुझे उन लोगों का समूह नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। नॉट, रोजियर, मिल्सीबर, डोलोहोव सचमुच समर्पित दोस्त हैं जो बर्फीली रात में तुम्हारे साथ इतनी दूर तक यात्रा करने आए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जब तक तुम टीचर का पद हासिल करने की कोशिश करो तो वो तुम्हें शुभकामनाएं दे सकें। इसमें कोई शक नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट को अपने सहयात्रियों के बारे में डंबलडोर का विस्तृत ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल वो तत्काल संभल गया। आप तो हमेशा से ही सर्वज्ञानी है, डंबलडोर। ओह नहीं, बस स्थानीय शराब खाने वालों से मेरी दोस्ती है, डंबलडोर ने हल्के फुल्के ढंग से कहा। अब टॉम, डंबलडोर ने अपनी खाली गिलास नीचे रख दिया और तनकर बैठ गए। उनकी उंगलियों के नोकें आपस में जड़ी हुई थीं। हम खुलकर बात कर सकते हैं। तुम आज रात को यहाँ अपने चेलों के साथ क्यों आए हो? तुम एक ऐसी नौकरी का आग्रह कर रहे हो जो हम दोनों ही जानते हैं कि तुम नहीं चाहते हो। वोल्डेमॉर्ट हैरान दिखने लगा। मैं इस नौकरी को नहीं चाहता हूँ, डंबलडोर। सच तो यह है कि मैं इस नौकरी को बहुत ज्यादा चाहता हूँ। ओह, तुम हॉगवर्ट्स तो लौटना चाहते हो लेकिन तुम यहाँ पढ़ाना नहीं चाहते हो, और तुम तब भी पढ़ाना नहीं चाहते थे जब तुम 18 साल के थे। तुम हॉगवर्ट्स में क्यों आना चाहते हो, टॉम? एक बार खुलकर आग्रह करने की कोशिश तो करो। वोल्डेमॉर्ट व्यंग से हंसा। अगर आप मुझे नौकरी नहीं देना चाहते हैं, जाहिर है मैं नहीं देना चाहता हूँ, डंबलडोर ने कहा। और मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तुम में भी इसकी उम्मीद होगी। बहरहाल तुम यहाँ आए, तुमने इसका आग्रह किया, तुम्हारा कोई उद्देश्य तो होगा। वोल्डेमॉर्ट उठकर खड़ा हुआ। वो टॉम रिडल से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। यह आपका आखिरी फैसला है? हाँ, डंबलडोर ने भी खड़े होते हुए कहा। तब तो हमें एक दूसरे से और कुछ नहीं कहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, डंबलडोर ने कहा और उनके चेहरे पर भारी दुख का भाव दिखने लगा।
वह समय बहुत पहले चला गया है जब मैं तुम्हें जली हुई अलमारी दिखाकर डरा सकता था और तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें विवश कर सकता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि काश मैं ऐसा कर सकता टॉम, काश मैं ऐसा कर सकता। एक पल के लिए हैरी चिल्लाकर एक निरर्थक चेतावनी देना चाहता था। उसे यकीन था कि वोल्डेमॉर्ट का हाथ उसकी जेब और उसमें रखी छड़ी की तरफ हिल रहा था। लेकिन वह पल गुजर गया। वोल्डेमॉर्ट मुड़ गया, दरवाजा बंद हो गया, वह जा चुका था। हैरी को महसूस हुआ कि डंबलडोर का हाथ उसकी बाह पर कस रहा था और कुछ पल बाद वे दोनों लगभग उसी जगह पर एक साथ खड़े हुए थे। फर्क सिर्फ यह था कि खिड़की की मुंडेर पर अब बर्फ नहीं जम रही थी और डंबलडोर का एक हाथ फिर से काला और मृतप्राय हो गया था। क्यों? हैरी ने तत्काल डंबलडोर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। क्या आपको कभी पता चला कि वह क्यों लौटा था? मुझे अंदाजा है, डंबलडोर ने कहा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैसा अंदाजा सर? वो मैं तुम्हें बताऊंगा हैरी, जब तुम प्रोफेसर स्लगहॉर्न से उनकी याद ले आओगे, डंबलडोर ने कहा। जब तुम जिगसॉ पहेली का आखिरी टुकड़ा ले आओगे तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों के सामने हर चीज साफ हो जाएगी। हैरी अब भी जिज्ञासा से जल रहा था। हालांकि डंबलडोर ने दरवाजे तक जाकर उसे उसके लिए खोल दिया, लेकिन वो तत्काल नहीं हिला। क्या वो गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनना चाहता था सर? उसने कुछ कहा नहीं था। ओह हाँ, वह निश्चित रूप से गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनना चाहता था, डंबलडोर ने कहा। हमारी छोटी सी मुलाकात के बाद यह साबित हो गया। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उस पद पर रखने से इनकार करने के बाद गुप्त कलाओं से रक्षा का कोई भी टीचर यहाँ 1 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह पाया।